अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जनाब, खैरियत से हैं आप सब? जी जी, मेरे मिजाज जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे कल? कौन सा क्वेश्चन करने के लिए दिया था? क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे बल्कि आपको बहुत सारे। तो कर लिए होंगे आप लोगों ने, उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हाँ, उसका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा बेटा, बिल्कुल। सबने कर ली है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को? गाइड कर दिया था मैंने। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुई है किसी को तो बताते हैं। जी रयान, क्या प्रॉब्लम हुई है? फरमाइए। क्वेश्चन 4 का थर्ड। हाँ, क्या हुआ इसमें? वाई इंटरसेप्ट आएगा इसमें, एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएगा। जी, वाई भी जीरो होगा इसके अंदर। ले लें, कॉमन जीरो ही आना है वो। जीरो ही आना है, इसका मतलब है वो भी इंटरसेप्ट नहीं है। समझे बात मेरी? डिसाइड किया था ना, जीरो से पास हो रहा है अगर, तो वो इंटरसेप्ट तो काउंट नहीं हो रहा ना। वो बस एक लाइन है। तो अगर आप कॉमन लेते हो ना रयान, तो फिर भी वो जीरो ही आएगा। सही है, तो वैसे भी कर लो, आना वही है। ठीक है, प्रूव दोनों तरह से वही हो रहा है। एक सूरत में वो बिल्कुल गायब हो रहा है, एक सूरत में जीरो आ रहा है वो। तो जैसे करना चाहें। नहीं, फिर अब्दुल राफे फिर नहीं बनाना आपने, फिर नहीं बनाना आपने। ठीक है, चलो जी, आगे की बात करते हैं कुछ बेटा। आप सीख चुके हैं स्लोप के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में। बेटा, स्लोप के बारे में दो फैक्ट्स बताऊंगा आज, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बेटा याद रखिएगा, और साथ साथ जो है ना वो नोट भी कर लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वीडियो बंद कीजिएगा बेटा आप। पहला पॉइंट जो आपने अपने पास नोट करना है, उसमें आप लिखेंगे whenever two lines are parallel, whenever two lines are parallel, their slopes are equal, their slopes are equal। ठीक है, जब दो लाइनें आपके पास पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब दो लाइनें पैरेलल का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इस तरह एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, मैंने खराब बनाई है थोड़ी सी। तो सीधी लाइन होती है, आप सब जानते हैं कि जिनको हम आगे तक एक्सटेंड कर दें तो वो कट ना करें एक दूसरे को। ठीक है, इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे से, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। आ, मेरी आवाज सबको पहुंच रही है ना? हाँ, वो एक परेशानी हो गई थी, मैंने कहा एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही तो शायद किसी को भी नहीं आ रही, क्योंकि कोई मैसेज भी नहीं कर रहा था। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ओके ओके। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं।
बेटा दो लाइंस जब पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। इसका मतलब है अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू द लॉ m1 बराबर होगा m2 के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, आगे आने वाले सवालों पे डिपेंड कर रहा है। Whenever two lines are parallel, their slopes are equal. इसकी वजह बता सकते हैं बेटा, जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्यों इक्वल हैं? m1 m2 रेशियोज थे वहां पर, लेकिन यहां पे अगर दो लाइंस के स्लोप की बात होगी तो मजबूरन m1 m2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा इसमें, ये तो आपके इख्तियार में है ना, आपको खुद ही यूज करना है। आपको पता होगा ये सवाल रेशो वाला है तो उसमें एज अ रेशो यूज कर रहे होंगे आप। आपको पता होगा ये सवाल स्लोप का है, उसमें ऐसा स्लोप यूज कर रहे होंगे। जी बच्चों ये बताओ मुझे कि दोनों के स्लोप इक्वल क्यों हैं? दोनों के स्लोप इक्वल इसलिए हैं, बिल्कुल एंगल सेम, कल डिस्कस कर रहे थे ना हम सारी चीजें। ये बेटा इसका एंगल मिसाल के तौर पर ये एक्स एक्सिस है, 0 डिग्री है। ठीक है, इसका कोई एंगल नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये 0 डिग्री है बेटा, तो दूसरा वाला भी बिल्कुल पैरेलल है ना इसके। पैरेलल का मतलब ये होता है दो लाइंस जिनके एंगल भी सेम हो, सेम इंक्लिनेशन पे हो। तो बेटा अगर इंक्लिनेशन एंगल सेम हो जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दोनों के स्लोप भी क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। ये एंगल सेम होने की वजह से, डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों के जो स्लोप है बच्चों वो क्या हो गए? इक्वल हो गए आपके पास, इक्वल। ठीक है, अच्छा जनाब, अब दूसरी बात सुन लें। whenever two lines are perpendicular, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। बेटा जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस है बेटा, एक लाइन आपके पास इस तरह पास करती है यहां से ऐसे, और एक लाइन ऐसे पास करती है। तो बेटा ये देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं? ठीक है, अगर आप नीचे से देखो ये वाली तो ये भी एक दूसरे के ऊपर एल शेप बना रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है 90 डिग्री एंगल शो कर रही है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर जब होंगी जब वो एक दूसरे के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। तो बच्चों अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। स्लोप के प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? स्लोप के प्रोडक्ट का मतलब है ये पहले का स्लोप, ये दूसरे का स्लोप, इसके प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और क्या कह रहे हैं, किसके बराबर होगा? -1 के। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन ये वाली लगेगी, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये वाली कंडीशन लगेगी, m1 इक्वल टू m2। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब इसका तो रीजन आपने बता दिया था, क्या कोई इसका रीजन बता सकता है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कैसे होता है? बेटा दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी, दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, तो उनको ऐसे ही शो कर सकते हैं ना डायग्राम में। ये एक्स और वाई एक्सिस में अगर बना रहे हैं, एक ऐसी टेढ़ी लाइन बनाई, दूसरी भी टेढ़ी लाइन बना दी, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसी दो लाइंस के जो स्लोप होंगे m1 m2, उनका प्रोडक्ट जब भी लिया जाएगा वो -1 के बराबर आएगा। ये लॉ है हमारे पास। अब मैं ये पूछना चाहता हूं बेटा कि ये -1 क्यों आ रहा है? -1 क्यों आ रहा है? मैं इस डायग्राम को बड़ा करके बनाऊं, यहां तक बात क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? जो पूरा पेज मैंने लिखा है, फिर मैं आपको ये साबित कर देता हूं कि ये -1 कैसे। ठीक है, डन है यहां तक?
बेटा कौन सा रिपीट कर दूं बताओ, एहसन? सिंपल मैंने बताया, अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उन दोनों के स्लोप्स एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि उनके एंगल सेम होते हैं पैरेलल में। और परपेंडिकुलर का ये बताया, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप को जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो वो -1 के बराबर होगा। अब मैं इस डायग्राम को बड़ा करके बना रहा हूं और अब हम यहां से सीख लेंगे बच्चों कि ये किस तरह हो रहा है। ये देखो, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है बेटा। पहली चीज हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है बेटा, लाइन 1 को L1 नाम दे सकते हैं, आगे जाके हम इसी तरह सिंबल यूज करेंगे, लाइन 1। और ये लाइन 2 है हमारे पास, ये L2 है। कल हमने सवाल किए थे और मैंने बताया था कि यार ये जब एंगल को मीजर करते हैं ना तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, सही है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो बेटा L1 के ऊपर कितना एंगल होगा मेरा, बता सकते हो? ये मैंने बाइसेक्टर्स बनाए कल की तरह, 45 होगा ना, इसमें कोई नई बात नहीं है, कल वाली बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? तुम लोग ही जवाब दोगे अभी। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ और मैं कहता हूँ जी एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए मैं यहाँ आना चाहता हूँ इस लाइन तक, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा? कल किया था ना? नहीं बेटा जुन्नूरैन, 180 कैसे होगा? चंदा कल ही तो बताया, ये पूरा 90 होता है, 90 के बाद आधा और ले लिया क्वाड्रेंट, 135 पूरा एक्सप्लेन किया है कल मैंने यार। ऐसे करोगे तो दिल को तकलीफ पहुंचेगी फिर। हाँ 135 होता है, दिल को खुशी हुई, 135, ठीक है। मतलब ये हुआ कि L1 का, सुनना जरा जुमला, L1 और L2 जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये देखें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और एक अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा देख के तो मैं मैथमेटिकल रीजन दे देता हूं इसका, लॉजिकल रीजन दे देता हूं इसका। वो ये कि L1 का एंगल 45 है, L2 का एंगल 135 है, दोनों के एंगल्स में कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का। जब दो लाइंस के दरमियान 90 डिग्री का डिफरेंस हो तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि वो परपेंडिकुलर कहलाती है। आपको अगर ऐसे डायरेक्शन से समझ में नहीं आ रहा, वैसे समझ में आ रहा है, आप देख लें, ये रेड लाइन और ब्लू लाइन एल शेप बना रही है तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये बात तो हमने मान ली कि ये परपेंडिकुलर है। अब बेटा L1 का अगर स्लोप निकालना है तो एंगल कौन सा रखेंगे L1 के स्लोप के लिए? 45 रखेंगे। और L2 के स्लोप के लिए क्या रखेंगे? L2 के स्लोप के लिए 135 रखेंगे। बेटा L1 का जो स्लोप है वो M1 कहलाएगा, L1 का जो स्लोप है वो क्या कहलाएगा? M1। और L2 का स्लोप M2 कहलाएगा। तो मैं पहले निकालता हूं M1, M1 के लिए फॉर्मूला लगेगा tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 45। तो tan 45 क्या होता है, कल आप कर रहे थे 1, सही है। इसी तरह अगर मैं इस पर लगाऊं फॉर्मूला L2 पर M2 निकालने के लिए तो ये होगा M2 इक्वल टू tan थीटा की जगह 135 आ जाएगा। 135 कितना आता है? tan 135 -1 आता है, बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? -1 आता है। M1 आ गया, M2 आ गया। M1 और M2 उन लाइंस के स्लोप्स हैं कि जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। जरा इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, M1 मल्टीप्लाई M2, M1 की जगह 1 आएगा, मल्टीप्लाई M2 की जगह -1 आएगा जो उसकी वैल्यू है। तो M1 मल्टीप्लाई M2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 को -1 से मुलाकात करवाएं, -1 के बराबर आ जाएगा। जो पीछे लॉ लिखा था वो मैथमेटिकली देख भी लिया और प्रूव भी कर लिया। यहाँ पे बोलो भाई, हो गया प्रूफ कि किस तरह होता है मैथमेटिकली? क्योंकि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इसको फेज डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने बॉन्डिंग पढ़ी हो केमिस्ट्री के अंदर तो फेज डिफरेंस का इसके अंदर वर्ड आता है, ठीक है, कि फेज डिफरेंस मींस इतने एंगल का डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस की वजह से आपके पास दोनों के जो स्लोप हैं वो 1 और -1 आते हैं इस तरीके से। दैट्स वाई उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 आया है।
बेटा लॉ बनाया है, बस मल्टीप्लाई इसलिए करवाया है, डिवाइड करके भी लॉ बना सकते थे। मैथमेटिशियंस ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए जिस तरह दूसरे एक्सप्रेशंस बनाए हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के का फॉर्मूला, या दीगर कोई फॉर्मूले, तो इसी तरह इसमें भी इनको एक फैक्ट नजर आया फेस डिफरेंस की वजह से, दैट्स वाई इन्होंने मल्टीप्लाई करके देखा तो -1 आ रहा था, तो उन्होंने कहा ये लॉ ही बना देते हैं एक। बस इतनी सी बात है। मेरी आवाज सही आ रही है लेकिन बीच में नहीं आती, वो बीच में मैं रुक जाता हूं, शायद इसलिए नहीं आती हो। मैं कर रहा हूं, प्रीवियस पेज कर रहा हूं। M2 बेटा ये L2 का स्लोप है, M2 का पूछ रहे हो ना, तो M2 L2 का स्लोप है, और L2 पर जो एंगल है वो 135 है। 135 कैसे है कि जब हम यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं, तो यहां तक आते हुए वर्टिकल लाइन पर आते हुए 90 डिग्री एंगल होता है, और 90 डिग्री के बाद हाफ क्वाड्रेंट और कवर कर रहे हैं, हाफ क्वाड्रेंट 45 के बराबर होता है, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री, 135 डिग्री, दैट्स वाई यहाँ 135 पुट किया है। अच्छा, 0 और 90 एंगल में इसलिए नहीं आ रहा मोहम्मद अली कि बेटा 0 एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को, कल आप इसका सवाल कर चुके हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और लाइन का नहीं निकालना हमने, ये जो लॉ बनाया ना, ये एक्स एक्सिस और लाइन के दरमियान स्लोप का नहीं बनाया, ये दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट है। दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होंगी, लॉ पीछे देख लीजिएगा, मैं अपनी बात से नहीं फिरा, व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर, व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि एक लाइन किसी एक्सिस के साथ पैरेलल या परपेंडिकुलर होगी, तो दो लाइंस का परपेंडिकुलर होना और एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और प्रीवियस पेज कर दिया, और बोले लिख रहे हैं क्या? जी रयान, निकालने को आप दो एक्सिस का निकाल लें, मतलब मैं तो अपने लॉ की बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे जो मेरा लॉ है मैं तो उसको प्रूफ कर रहा हूं, वहां पे मैं क्यों जाऊं दो एक्सिस की तरफ। निकालिए, दो एक्सिस का निकालिए आप, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस का निकालिए, फिर देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं सिर्फ इस लॉ को प्रूफ कर रहा हूं कि जो मैथमेटिशियंस ने लॉ दिया वो प्रूफ कर रहा हूं बेटा। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बता दूं, whenever two lines are parallel their slopes are equal, whenever two lines are parallel their slopes are equal, m1 equal to m2। हाँ हाँ, y का स्लोप इन्फिनिटी है, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर निकालना ही है, शॉक पैदा हो रहा है, तो पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस का भी निकालिए, सही है। बाइसेक्टर बनाएं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और पॉजिटिव y एक्सिस से उसका भी निकालिए, पॉजिटिव x एक्सिस से उसका भी निकालिए, अगर निकालने का शौक है तो, ठीक है। लेकिन उसका ताल्लुक इससे नहीं होगा m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 से, वो आप अपने शौक के लिए कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ इस लॉ की बात हो रही है कि ये था तो ये क्यों था, ये बता दिया मैंने आगे, ठीक है। अब ये क्यों था में कोई मसला है तो बता दें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जनाब। आगे बढ़े, अच्छा अब्दुल राफे आगे ही तो बढ़ रहे हैं, जब से आगे बढ़ते जाना है। चलें, क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 8। जनाब फरमा रहे हैं आपसे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, in each of the following the slope of a line is given, लिखते जाना साथ साथ, what is the
स्लोप ऑफ अ लाइन, पहला पार्ट है पैरेलल और दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर। टू इट, सही है। फर्स्ट पार्ट है 2/3। क्या पूछ रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन, यानी एक लाइन का स्लोप गिवन है। ये जो 2/3 दिया हुआ है ये स्लोप ऑफ अ लाइन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू इट? आपने दो चीजें करनी है जो अभी सीखी है। ये जो स्लोप दिया हुआ है ये एक लाइन का स्लोप है। अब इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप निकालना है, पहली चीज, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी दो डायग्राम्स बनाएं तो वो इस तरह बनेंगी। बनाइएगा। ये जो गिवन लाइन है बेटा, मैंने उसको L1 माना और इसका स्लोप M1 2/3 गिवन है मुझे, सही है। इसके साथ पैरेलल में एक लाइन बना ली जो L2 है और उसका स्लोप M2 मुझे रिक्वायर्ड है, ये पैरेलल वाले के लिए, सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तरीकेकार क्या होगा? हमने यहां पर लिखना है, सबसे पहले लेट करना है इसको, जिस तरह डायग्राम में लेट किया है उसी तरह यहां लिखेंगे लेट M1 = 2/3। अब अगर पहले पार्ट की बात कर रहे हैं पैरेलल वाले की, तो पैरेलल वाले में पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे और लिखेंगे सिंस M1 = M2 when L1 and L2 are parallel। ठीक है, जब L1 और L2 दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो M1 M2 के बराबर होगा। तो M1 की वैल्यू कितनी है? 2/3, वो M1 की जगह पुट करेंगे 2/3 और M2 ऐसे ही रहेगा। इस तरह बेटा हमारे पास M2 की भी जो वैल्यू है वो भी कितनी आ गई? 2/3 आ गई, सही है। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह कंडीशन लगाएंगे परपेंडिकुलर की और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं परपेंडिकुलर भी साथ साथ बता देता हूं। परपेंडिकुलर अगर निकालना है आपने, परपेंडिकुलर वाला स्लोप, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? व्हेन L1 and L2 आर परपेंडिकुलर, जब L1 और L2 परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके लिए कंडीशन आपको क्या बताइए? कंडीशन बताइए M1 × M2 = -1, ये बताइए। अब M1 आपको गिवन है, M1 2/3 है, M1 की जगह 2/3 आएगा, मल्टीप्लाई M2 = -1, सही है। अब M2 निकालना है तो क्या करेंगे? ये -1 ऐसे ही रहा बेटा, 3 डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, उलट हो गया उधर जाके। तो M2 कितना आया? -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2, -3/2। ठीक है, जरा गौर करो, M1 कितना था? 2/3, M2 कितना आया? 3/2। उसका साइन प्लस था, इसका साइन क्या है? माइनस, उलट आएगा इसका, और साइन भी अपोजिट होंगे जब परपेंडिकुलर होंगे। तुम सीधे हो तो हम उल्टे हैं, ठीक है, तुम उल्टे हो तो हम सीधे हैं, तुम प्लस हो तो हम माइनस हैं, तुम माइनस हो तो हम प्लस हैं, उलट होगा बिल्कुल। अभी बना रहे हैं परपेंडिकुलर वाली की डायग्राम, पैरेलल वाला वापस पूछना चाह रहे हैं। मैं बस ये परपेंडिकुलर की डायग्राम बना दूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं, ठीक है। ये पहली लाइन L1 जिसका स्लोप M1 = 2/3 गिवन है, और इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी एक, ठीक है, सीधी हो इसके ऊपर, और ये है हमारे पास L2 जिसका स्लोप M2 रिक्वायर्ड है, सही है। हाँ, अब पैरेलल वाला दोबारा सुन लें। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं बेटा तो दोनों स्लोप्स बराबर होते हैं, M1 और M2।
तो हमने वही कंडीशन लगाई है यहाँ पर, जो स्लोप हमें गिवन था उसको हमने m1 मान लिया, और फिर कंडीशन लगाई कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो m1 बराबर होता है m2 के। ठीक है, अब m1 जो था फॉर्मूले में, उसकी जगह m1 की वैल्यू 2/3 पुट कर दी, और जो राइट हैंड पे m2 चल रहा था, m2 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इस तरह हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, m2 की 2/3। बोलिए बेटा, डन। सही। सेकंड वाला भी देख लें एक दफा, और उसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें। सही है बेटा, अब इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आप कर लें ना, 2 3 4 5 वो आपके करने के हैं, इसी तरह होंगे, इसलिए वो आप कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर आगे पढ़ूंगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे बेटा। रयान, तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा मैं, पता है, फिजिकल क्लासेस का इंतजार कर रहा हूँ उसमें। हाँ, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है। हाँ बिल्कुल, सच में। ठीक है, अब 9 से जो शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसमें ये वाली चीजें, ये वाले लॉज इस्तेमाल होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो अब मैं करवाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द लाइन थ्रो 6, -4 and -3, 2 and -3, 2 is parallel to the line through is parallel to the line through 2, 1 and 0, y, find y निकालना है। ठीक है, कह रहे हैं द लाइन थ्रो 6, -4 एंड -3, 2। एक लाइन है बेटा ये जिसके 2 एंड पॉइंट बता दिए इन्होंने, जैसे कि आप बनाते आए आज तक, 6, -4 एंड -3, 2 इस पैरेलल टू द लाइन थ्रो 2, 1 एंड 0, y। कह रहे हैं वो लाइन पैरेलल है एक दूसरी लाइन के, और वो जो लाइन है उसके जो एंड पॉइंट है वो भी बताती है, 2, 1 एंड 0, y। फिर आगे कह रहे हैं फाइंड y। आपको क्या निकालना है, y। ये जो y इसके अंदर आ रहा है ये आपने निकालना है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं पहले। तो पहली लाइन हमारे पास 6, -4 और -3, 2। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल होगी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पैरेलल लाइन इस तरह ड्रॉ कर दी इसके सामने। ठीक है, 2, 1 और 0, y। बेटा ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं। पहली लाइन को मैं नाम दे रहा हूं L1, दूसरी को नाम दे रहा हूं L2। L1 का जो स्लोप होगा
वो होगा m1 और L2 का जो स्लोप होगा वो होगा m2। ठीक है, अब यहां पर जो उन्होंने कंडीशन दी है हमें, वो कंडीशन ये दी है कि लाइन थ्रो 6 -4 एंड -3 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रो 2 1 एंड 0 y। यानी दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल है। दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। तो बेटा अगर पैरेलल हैं और वो हमसे y पूछ रहे हैं तो पैरेलल के लिए हम स्लोप पैरेलल वाली कंडीशन लगाएंगे m1 इक्वल टू m2 वाली। बट सवाल ये पैदा होता है कि m1 और m2 को कैसे निकालेंगे? यहां एंगल तो है नहीं कोई। तो आपको याद होगा मैंने एंगल के अलावा भी एक और फॉर्मूला बताया था, कोऑर्डिनेट्स वाला, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x बताया था ना, वो यहां पर यूज होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और पहले इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। हमेशा जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करवाएं जो पेपर में सेक्शन आपके बी के अंदर आते हैं, उसके अंदर मैंने वर्डिंग लिखवाई है और वर्डिंग आपको लिखनी है, डिस्क्राइब करना है अपने डायग्राम को। तो लिखूंगा मैं यहां पर कुछ इस तरीके से, लेट L1 and L2 be the two parallel lines having slopes m1 and m2। L1 और L2 दो पैरेलल लाइंस हैं जिनके स्लोप्स m1 और m2 हैं। ठीक है, अब कंडीशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, कंडीशन के ऊपर आते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि दोनों के स्लोप बराबर होंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो m1 बराबर होगा m2 के। m1 बराबर होगा m2 के। अब m1 जो है वो इस लाइन की मदद से निकलेगा और m2 जो है वो इस लाइन की मदद से निकलेगा। ठीक है, m1 का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m2 का क्या होगा? वही होगा भाई, m1 भी स्लोप है, m2 भी स्लोप है। मैंने तो आपको m का फॉर्मूला बताया है ना। अब वो चाहे m1 हो, m2 हो, m3 हो, 10वां स्लोप हो, 20वां स्लोप हो, फॉर्मूला तो उसका सेम रहेगा ना। ठीक है, तो यहां पर हम ये करेंगे कि पहले हम m1 निकालेंगे, फिर m2, फिर बाद में इनको यहां पर इक्वेट करेंगे, क्योंकि वो सेम फॉर्मूला ही है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा एक साथ पुट करते हुए। फिर वो एक लुक आता है कि कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो सही चीज नहीं देता, मतलब अच्छा नहीं है इस तरह लिखना। तो यहां पर हम पहले लिख रहे हैं फॉर m1। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला स्लोप का। क्या है फॉर्मूला? डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मुझे बताइए y2 और y1 की वैल्यू जरा देखकर, मुझे तो नजर नहीं आ रही यहां पर। y2 एंड y1, यस, y1 is 2, नो y2 is 2। अगर मैं पहला पॉइंट ये ले रहा हूं, दूसरा पॉइंट ये ले रहा हूं, तो y2 मेरे पास 2 होगा और y1 मेरे पास -4 होगा। तो 2 और -4 है बेटा। तो हम यहां पर लिख देंगे 2 माइनस और y1 की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय, इसी तरह x2 और x1 ले लें। x2 -3 है और x1 6 है, -3 और 6, तो लिख देंगे -3 -6। बेटा m1 इक्वल टू ये 2 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन -3 और -6 -9। m1 इक्वल टू 2 + 4 6 अपॉन -9। कैंसिलेशन होगी, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। स्लोप हमारे पास कितना आ गया? m1 इक्वल टू -2 अपॉन 3 m1 आ गया। कोई प्रॉब्लम? डन है।
अब बेटा इसी तरह m2 निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। m2 के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, स्लोप के लिए यही फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट्स वाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m2 इक्वल टू, अब क्या होगा y2 और y1, ये L2 का है, y2 की जगह क्या आएगा y और y1 की जगह 1, ठीक है, y और 1 है, तो कैसे लिख लेंगे इसको, y माइनस 1 अपॉन, फिर x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 क्या होगा 0 माइनस 2, नीचे आ जाएगा 0 माइनस 2, m2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा माइनस 2, 0 को इग्नोर कर देंगे, ये आपके पास आ गई m2 की वैल्यू, जो कि न्यूमेरिकल नहीं आई है, ठीक है, अल्फाबेट यानी y की फॉर्म में आई है, वो इसलिए आई है कि y तो हमें निकालना है, y तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब चलते हैं कंडीशन के ऊपर, ये जो कंडीशन हमने लिखी थी m1 इक्वल टू m2, इस पर चलते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बता दो, m1 इक्वल टू m2 पे चलते हैं, सही है। नाउ m1 इक्वल टू m2, m1 की जगह क्या आएगा, जो वैल्यू हमने निकाली है, और हमने निकाली है -2/3, तो यहां पे पुट करेंगे -2/3, क्या आ गया -2/3 इक्वल टू m2 कितना आएगा y माइनस 1 अपॉन -2, y माइनस 1 अपॉन -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें हमें y निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 से होगा, 3 से होगा, तो यहाँ -2 पहले से लिखा हुआ था, एक -2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ y माइनस 1 पहले से लिखा हुआ था और 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, सही है, माइनस माइनस प्लस और 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, इसी तरह 3 की मुलाकात दोनों से होगी, 3y से होगा तो 3y माइनस 3 1 जा 3, माइनस का 3 लेफ्ट पे जाएगा तो लेफ्ट पे जाके +3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3y, 4 + 3 7 इक्वल टू 3y, ये 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 7/3 हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास आ गई 7/3, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सही है, बात समझ में आ गई, डन, कॉपी कर लिया क्या, मैं कर देता हूं प्रीवियस पेज, समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ये बता दें अगर साथ साथ कर रहे हैं तो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, बस पहले समझने पे जोर दिया करें। ठीक है, देख लें आपकी स्क्रीन के सामने, अगर कोई ऐसी चीज लग रही है जो आप ऐसा लग रहा है कि पूछनी चाहिए तो पूछ लें। लीजिए मोहतरम, आगे वाला पेज ले लें इसके। हाँ खलील बेटा, m1 और m2 भी इक्वल आकर वेरीफाई होंगे, y की वैल्यू पुट करके देखा है आपने, चेक किया y की वैल्यू पुट करके, आ रहा होगा। वेरी गुड वेरी गुड, देखा, यहाँ से ये चीज भी प्रूव हो गई मैथमेटिकली, वो तो हमने एंगल वाली लॉजिक से देखा था ना, यहाँ पर ये इस तरह वैल्यूज के तौर पर भी प्रूव हो गई है, गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
the line through 2,5 and -3, -2 is perpendicular to the line through 4, -1 and x, 3. Find x. ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो बेटा साफ आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि हम इसके ऊपर m1 × m2 = -1 वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं पहले इसकी। ये हमारे पास पहली लाइन, टू कॉमा 5 और -3, -2। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किस लाइन पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, तो दूसरी लाइन हमने ये बना दी 4, -1 एंड x, 3। ठीक है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं बेटा। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं, पहले वाले को आप L1 मान लें और उसका स्लोप M1 मान लें, दूसरी वाली को L2 मान लें, इसका स्लोप M2 मान लें। उसी तरह कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, मिलती जुलती चीज़ है उससे। डिस्क्राइब करते हैं इसको, क्या लिखेंगे, लेट L1 and L2 be the two perpendicular lines having the slopes m1 and m2। ये इनके स्लोप्स है। ठीक है बेटा, अब बारी बारी इन दोनों के स्लोप निकालेंगे। ठीक है, फॉर m1, चाहे तो पहले वो लाइन लिखते हैं कंडीशन वाली, या बाद में भी लिख दीजिएगा पुट करते वक्त, कोई इशू नहीं है। m1 के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, m1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो m1 निकालना है हम, y2 y1 पुट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं नमाज का ब्रेक दे रहा हूँ बेटा, फिर हम आकर करेंगे वापस। ठीक है, वापस आकर करते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक। बेटा m1 हम निकाल रहे थे इसी फॉर्मूले से। अच्छा, मैंने नोट कर लिया अब्दुल राफे, हो सकता है मेरा भी यही आ जाए। y2 - y1, बेटा इसके अंदर y2 और y1 क्या है, y2 है हमारे पास -2 और y1 है 5। -2 - 5 हो जाएगा, -2 - 5। ठीक है, -2 - 5 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखना है x2 - x1। x2 - x1 क्या होगा, -3 - 2, -3 - 2। m1 = बेटा -2 और -5 -7 हो गया, और -3 और -2 -5 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और m1 बराबर आएगा 7/5 के। ये L1 का फर्स्ट लाइन का आपने स्लोप निकाल लिया। अब इसी तरीके से m2 का स्लोप निकालेंगे। आपका सही आ रहा था, फॉर m2, और इसमें भी यही फॉर्मूला होगा, m2 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
m2 इक्वल टू, बेटा अगर हम लाइन 2 की बात करें तो इसमें y2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास -1 है। 3 और -1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 3 माइनस y1 की जगह -1 अपॉन x2 माइनस x1 में क्या होगा, x और 4, ये हो जाएगा x -4। ठीक है, m2 इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x -4। m2 इक्वल टू 3 + 1 4 अपॉन x -4। बेटा ये आपके पास m2 की वैल्यू आ गई जो कि अनडिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू की जरूरत है। अब x हमने निकालना है तो हम कंडीशन लगाएंगे। हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस, ये कोशिश किया करें कि नमाज का जब ब्रेक आए ना तो ये लीव ना किया करें मीटिंग, बार बार एडमिट करना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, वो फिर एक तसलसल, एक टेम्पो जो है ना वो टूटता है पढ़ाने वाले का। यहीं रहा करें, इसको बस माइक को ऑफ करके अपने तमाम चीज़ें, अपनी डिवाइस को, अपने गैजेट को रख के और नमाज पढ़ने चले जाया करें। नमाज पढ़ के आए दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये रिकनेक्ट वाली सूरत हाल ना हो कि बार बार रिकनेक्ट कर रहे हैं इसको आकर ना, तो फिर वो हमें करना पड़ता है एडमिट। ख्याल किया करें बेटा। चलें, सिंस L1 and L2 आर परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस पर कंडीशन लगेगी कौन सी, m1 × m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू m1 की जगह पुट कर देंगे जो कि 7/5 आई है, ये लिखा 7/5 मल्टीप्लाई, फिर m2 है 4/x-4, 4/x-4 इक्वल टू -1। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 7 4 28 अपॉन ये जो 5 है ये x-4 से मल्टीप्लाई होगा तो x से अलग होगा, 4 से अलग होगा, 5x से होगा तो 5x - 5 4 20 इक्वल टू -1। ठीक है, ये 28 ऐसे ही रहेगा, ये -1 ऐसे ही रहा, 5x - 20 डिवाइड में है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x - 20 इधर। अब आपको पता है कि माइनस से या -1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है, कोई भी वैल्यू, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 5x - 20 लिखा हुआ है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 5x है, अब माइनस का 5x हो जाएगा, ये माइनस का 20 प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 28 प्लस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा -20, और यहां क्या बचेगा, माइनस का 5x। 28 में से 20 को माइनस करेंगे, 8 बचेगा, और ये -5x पलट के लिख देंगे अब, -5x इक्वल टू 8। अब x निकालना है तो क्या करेंगे, अगर x निकालना है तो ये देखें -5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 8/-5, या माइनस बीच में लिख दें तो x इक्वल टू -8/5। ये आपके पास आंसर हो गया x का। ठीक है, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के हमने आंसर निकाल लिया। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? जी क्वेश्चन है ना ये लीजिए, बैक कर दिया। कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं अब हम। ठीक है, सबको आवाज आ रही है ना?
क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है यूजिंग स्लोप्स, इस तरह पेपर में भी लिखा हुआ आता है बाकायदा। ये उन सवालों में लिखा हुआ आता है जो स्लोप्स के मेथड के अलावा भी किसी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट 6,5 -3,0 and 4, -2 are the vertices of a right triangle. ये लीजिए देख लें। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपने ना डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ किए हैं पीछे, लास्ट जो 2 एक्सरसाइजेस आपने पढ़ी हैं। आपको याद होगा आपने राइट ट्राइंगल वाला जो सवाल था वो डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से किया था। कैसे किया था? हमने प्रूफ करना था, हमें 3 वर्टिसेस दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था प्रूफ कर दें ये 3 वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमने किया क्या था? हमने ये किया था कि हमने तीनों साइड्स की लेंथ निकाली थी, और तीनों साइड्स की लेंथ निकाल के क्या किया था फिर, याद है किसी को? तीनों साइड्स की लेंथ निकाल के क्या किया था? किस तरह प्रूफ? बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगाया था और दोनों साइड इक्वल आ रही थी तो प्रूव हो गया था कि क्या है, ये राइट ट्राइंगल है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इस सवाल में जो मुझे अभी दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है यूजिंग स्लोप्स। अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अब नहीं कर सकते पाइथागोरस से, अब नहीं कर सकते डिस्टेंस फार्मूला से। बच्चे पूछते हैं ना सर ये एक ही टाइप का सवाल है, ये अगर पेपर में आए तो इसमें थोड़ी लिखा होगा 2.2 का या 2.4 का है। पेपर में ये थोड़ी लिखा होता है कि जनाब 2.2 वाला है उस मेथड से कर लें, ऐसे नहीं लिखा होता। वहां पर मेथड लिख के देंगे आपको यूजिंग स्लोप्स। स्लोप की मदद से आपने स्लोप के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आपने प्रूफ करना है कि जो 3 वर्टिसेस दिए जा रहे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये 3 वर्टिसेस कोई आम ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, बल्कि किसके हैं? राइट ट्राइंगल के। ठीक है, तो यहां पर राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल हो गया और इस राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस लिख लेते हैं, ए बी सी। ए की जगह 6,5 आएगा, बी की जगह -3,0 आएगा, सी की जगह 4,-2 आएगा। ठीक है, 3 वर्टिसेस हैं। अब आपसे फरमाया क्या जा रहा है? आपसे फरमा रहे हैं कि प्रूफ कर दो कि राइट ट्राइंगल है। तो बेटा आप स्लोप से कैसे प्रूव होगा? ये ऐसी क्या कंडीशन है जो स्लोप और राइट ट्राइंगल से मिलती जुलती है? $90। अच्छा ठीक है, एंगल आ रहा है, चलो परपेंडिकुलर। चले हम यहां पर लिखते हैं लेट ए 6,5 बी -3,0 and C 4, -2 be the vertices of a right triangle. Be the vertices of a right triangle. ठीक है, अब राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो बेटा याद रखो राइट ट्राइंगल के अंदर एक खुसूसियत है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं चैट में, कि इसमें 2 साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये देखो, जैसे ए सी और बी सी की बात करें, हमने जो डायग्राम बनाई है वो डमी है, डमी फिगर है। हो सकता है कि ये जो हमें वर्टिसेस दिए जा रहे हैं इसके मुताबिक
ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हो, ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हो, वर्टिसेस आगे पीछे करके दिए हो, जब प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा। तो अभी तो हमने डमी फिगर बना दी है और हमारी डमी फिगर के अकॉर्डिंग ए सी और बी सी साइड जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। सही है। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी आपको स्लोप के जरिए राइट ट्रायंगल प्रूफ करने को कहा जाए तो आपने सबसे पहले करना है कि तीनों साइड के स्लोप निकाल लेने, ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और सी ए का स्लोप। उन तीनों स्लोप में से दो स्लोप ऐसे होंगे, उन तीनों स्लोप्स में से दो स्लोप ऐसे होंगे कि जब आप गौर करोगे तो वो दोनों एक दूसरे के उलट होंगे, रेसिप्रोकल्स होंगे, और एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। अगर ऐसा दिख रहा हो तो मेरी बात याद रखना कि एक चीज सीधी होगी तो दूसरी चीज उल्टी होगी। कब होता है ऐसा? जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो। बस ये प्रूव हो जाए तो प्रूव हो जाएगा कि ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालना है यहां पर? सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्या चीज? फॉर जी, फॉर स्लोप ऑफ ए बी that is m1 by using फॉर्मूला स्लोप बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, m1 इक्वल टू, बेटा ए बी की बात हो रही है तो इसके अंदर y2 क्या होगा? 0 और y1 होगा 5, तो ये 0 माइनस 5 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1, माइनस 3 और 6, माइनस 3 माइनस 6। तो m1 कितना हो गया? ऊपर बचेगा माइनस 5, नीचे बचेगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो m1 बराबर आ जाएगा 5 अपॉन 9 के, 5 अपॉन 9 के। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी तरह से स्लोप निकालेंगे बीसी का, यहाँ लिख देंगे फॉर द स्लोप ऑफ बीसी दैट इज m2। ठीक है, बीसी का स्लोप निकालना है m2 बाय यूजिंग फॉर्मूला m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है। अब m2 निकालना है हमने, बीसी का स्लोप है वो, तो बेटा बीसी का स्लोप है तो y2 और y1 क्या होगा बताओ? -2 और 0, क्या लिख देंगे? -2 माइनस 0 अपॉन x2 और x1 क्या होगा? 4 और -3, तो लिखेंगे 4 माइनस 3। m2 इक्वल टू, ऊपर बचेगा -2, नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 3, m2 इक्वल टू -2 अपॉन 4 प्लस 3 7। तो m2 कितना आ गया हमारे पास? -2 अपॉन 7। अब सुनो मेरी बात, किसका निकालना रह गया है अब स्लोप? ऑब्वियसली सी ए का या ए सी का, ऐसा ही है। m1 देखो कितना है, m1 कितना आया? m1 हमारे पास आया है 5 अपॉन 9, m2 हमारे पास आया है -2 अपॉन 7। क्या m1 और m2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल और साइन में अपोजिट हैं? क्या ऐसा है? m1 और m2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, रेसिप्रोकल हैं? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो m3 आएगा यानी CA का स्लोप आएगा वो या तो m1 का रेसिप्रोकल होगा या m2 का। तो अब दुआ ये करनी है m3 निकालते वक्त कि या तो m2 का उलट आ जाए या m1 का उलट आ जाए, इनमें से कोई आ गया तो हमारी चीज प्रूव हो जाएगी। तो लिखते हैं फॉर द स्लोप ऑफ CA that is m3 by using formula m3 बराबर होता है डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x के। m3 इक्वल टू, अब CA की बात है यहां पर, तो क्या होगा हमारे पास? y2 और y1,
5 और -2, 5 और -2, तो यहां लिख देंगे 5 माइनस -2 अपॉन, फिर x2 और x1 है, तो क्या लिखेंगे यहां पर 4 और 6, लिखेंगे 4 माइनस 6, m3 इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 2, 4 माइनस 6 -2, m3 इक्वल टू 5 प्लस 2 7 अपॉन -2। बेटा किसकी तरह लग रहा है ये? बट यहां पर साइन अपोजिट आना चाहिए था। एक बार जरा साइन टैली कर लो मेरे साथ। अगर ये 2/7 था m2 तो ये 7/2 आ गया, ठीक है, लेकिन वो माइनस का है तो ये प्लस का आना चाहिए था। जरा इसके साइन जरा टैली कर लें सीए के आप लोग, ये पुट करते वक्त कोई मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से। सिक्स माइनस फोर, हाँ बिल्कुल सही है, मैंने उल्टा लिख दिया है यहां पर, है 6 - 4 होगा, ठीक है, ये हो गया 6 - 4। अच्छा जी, तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखें अब आप अपने स्लोप को कंपेयर करें जरा, जो बात हम कर रहे थे कि सी ए का स्लोप और बी सी का स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये 2/7 है, ये 7/2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। तो अब देखें हम इस तरह एंड में प्रूफ करेंगे। नाउ m2 मल्टीप्लाई m3 इक्वल टू m2 की जगह -2/7 आएगा, मल्टीप्लाई m3 की जगह 7/2 आएगा, m2 मल्टीप्लाई m3 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा, -1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं या दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हमने यहां प्रूफ कर दिया कि बेटा सी ए का स्लोप और बी सी का स्लोप, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, ठीक है। तो अगर दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो क्या चीज प्रूव हो गई, क्या चीज प्रूव हो गई कि क्या है, परपेंडिकुलर तो है, ये राइट ट्रायंगल प्रूव हो गया, राइट ट्रायंगल प्रूव हो गया ना, कि अगर दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है यानी दो साइड परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल में होता है, तो ये कंडीशन पूरी हुई और यहां पर ये बात प्रूव हो गई कि ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द slopes of two sides is -1, it is proof that it is a right triangle। प्रूव हो गया कि ये एक राइट ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, समझ गया बात। हाँ तो बेटा अनस आपने वहां पर भी उल्टा लिखा है ना, मैंने खाली नीचे वाली वैल्यू में मिस्टेक की थी, मैंने नीचे वाली वैल्यू उल्टी लिखी थी, ऊपर का ऑर्डर अलग था, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू एसी के हिसाब से लिख दी थी, ऊपर वाली सीए के हिसाब से, तो मेरा वहां कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, आपने दोनों सेम ऑर्डर में लिखी हैं, दैट्स वाई आपका सेम आंसर आ रहा है।
अच्छा, डायग्राम वाली स्लाइड ये लीजिए। नहीं, मैं अनस इरफान को बोल रहा हूँ। दो अनस है ना, मसला हो जाता है। देख लिया। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है बेटा? सही। टेस्ट की तैयारी कहाँ तक पहुंची? अच्छा जी, जबरदस्त, फिर बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया पढ़ के। तो वैसे नहीं आता मजा? शुरू ही नहीं की? कर लो बेटा। 2.1 और 2.2 दिया है मैंने अभी तक, फिलहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक। आगे की इतलात का नहीं पता, इतलात चेंज हो जाए तो ठीक है। अरे भाई, बता तो चुके हैं, एमसीक्यूज भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। एमसीक्यूज का ऑनलाइन होगा। दोनों हवाले से तैयारी करें। ये मत सोचिएगा टेस्ट तो एमसीक्यूज है तुक्के लगा लूंगा, मैं तैयारी नहीं करूंगा। सब्जेक्टिव भी है बेटा। हाँ, तो जो है उसकी तो तैयारी कर लो। चलो खैर, कल है सैटरडे, कल मिलते हैं हम, और कल एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का एक सवाल और करवाऊंगा अभी। और फिर कल मैं आपको एंगल फार्मूला पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलें, ठीक है फिर, इजाज़त आपसे। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।